हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर आप लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो या तो फिर बीबीएमकेयू से हो, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 5 के हैं और आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा मार्क्स लाएँ, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम सेमेस्टर 5 का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया है, एक एक करके सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उस पार्ट को आप लोग नहीं देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो 100% आएंगे। एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हमने जितना बताया था आपको, शायद 7 या 8 9 क्वेश्चन बताया था, आपको उतना ही पढ़ के जाना। मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा के देता हूँ, ठीक है। बस आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैं किस प्रकार से सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको 100% समझा दूंगा और आज के बाद फिर इस टॉपिक पे वीडियो आपको देखने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, वो लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें, इसके मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करें, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसके पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बताया था कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला था राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें, इसके विषय वस्तु का वर्णन करें। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख लें। दूसरा पर नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि दूसरा का मैं लास्ट में बनाऊंगा। क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि दूसरा जो है ना, जब मैंने पिछले टेस्ट पेपर को आने की जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसको जब मैं देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये दूसरा क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ था। ऐसा बात नहीं कि दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दें कि जो दूसरा है उसको भी मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में, लेकिन जो पहला है जिसमें मैंने टिकॉट के बहुत बार आया हुआ है, तो सबसे पहले हम टिकॉट वाला को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने वीडियो का सोल्यूशन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं वो चौथा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें। और आपको ये बात यकीन नहीं होगा कि अगर आप लोग चौथा का आंसर कर लेते हैं ना, तो ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना छठा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन भी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी वीडियो के साथ आपका छठा का भी आंसर मिल जाएगा। कैसे होगा नहीं होगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझ जाएं कि अभी आप लोग जो इस चौथा क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, इसके साथ साथ आपका ये जो छठा क्वेश्चन है इसका टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और भी 100%, ये जो 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की परिभाषा था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, अगला सेशन में, अगला वीडियो में जो आएगा उस पर मैं इस पर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दे ताकि सभी लोग को प्रॉफिट मिले, और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते, ठीक है। देखिए, तो आज जो मेरा है वो चौथा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें एवं इसके मुख्य सिद्धांतों की क्या करना है, विवेचना करना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 टॉपिक बताना चाहता हूं जिससे ये टॉपिक आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है। जब तक आप लोग इसको नहीं समझेंगे तब तक शायद इस टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है, साम्यवाद है। क्योंकि अगर इस 3 टॉपिक को समझ गया ना, तो आने वाले कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो दिक्कत नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में तीनों टॉपिक का जिक्र किया गया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, पूंजीवाद क्या होता है, आप सभी पहले से जानते होंगे। पूंजीवाद और समाजवाद थोड़ा सा डिफरेंस होता है, साम्यवाद, ठीक है। तो बेसिकली समाजवाद और साम्यवाद है, दोनों एक ही होता है। ये जो समाजवाद दिख रहे हैं और ये जो साम्यवाद है वो दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पूंजीवाद जो होता है ना, जो पूंजीवाद है वो क्या होता है कि सभी कंपनियों का मालिक किसी एक के हाथ में होता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। कि जो पूंजीवाद होता है ना, इसमें जितने भी सारे उद्योग होते हैं, काल कारखाना होता है, कंपनी होता है बड़ा से बड़ा, सभी का सभी मालिक कौन सा होता है, पूंजीवाद में एक व्यक्ति के हाथ में होता है। जितने भी सारा बड़ा बड़ा उद्योग है, कारखाना है, कंपनी है, वो किसी एक निजी हाथ के व्यक्ति में होता है। जैसे मान लो कि बहुत सारे कंपनी है मेरे हाथ में है, तो क्या मैं अपना प्रॉफिट समझूंगा, मैं लोगों का फायदा तो देखूंगा नहीं, मैं ये समझूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फायदा कैसे हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी सारा चीज़ें प्राइवेट करते जा रहा है। सरकार ने क्या कर रहा है, सभी प्राइवेट चीज़ों को, जैसे रेल वगैरह जितना है सब हमें कैसे प्राइवेट के हाथों में दे रहा है, मतलब वो पूंजीवाद में दे रहा है, किसी एक के हाथ में दे रहा है। अब वो क्या करेगा रेल मास्टर, वो अपना फायदा को देखेगा, ना कि जनता के फायदा को देखेगा। टिकट का दाम बढ़ाएगा, फिर प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात होता है कि पूंजीवाद में क्या होता है, वो एक व्यक्ति के हाथ में सारा चीज़ें चले जाता है और वो व्यक्ति का मन मर्जी होता है कि वो जो मर्जी वो करे, ये होता है पूंजीवाद। लेकिन समाजवाद में क्या होता है, अगर इसका उल्टा देखा जाए तो समाजवाद में सभी कंपनियों का मालिक, जितनी भी सारी चीज़ों का बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक होता है वो कौन होता है, सरकार होता है, ठीक है। राज्य होता है, राज्य का मतलब होता है सरकार। आप लोग ध्यान रखें, राज्य का मतलब होता है सरकार पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो जितने भी सारे कंपनी होता है उसका मालिक कौन होता है,
सरकार होता है, राज होता है। अब निश्चित सी बात है कि जब सारी कंपनी का मालिक हो जाएगा सरकार, तो सरकार अपना फायदा तो चाहेगा, प्लस में वो अपना फायदा इस प्रकार से चाहेगा ताकि जनता का भी फायदा हो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपना ही फायदा देखते जा रहा है। अगर अपना फायदा देखते जाएगा तो जनता लोग उसको विरोध कर देंगे और उसको अपना सीट से उतार देंगे, ठीक है। तो समाजवाद में सरकार के पास सारा अधिकार होता है कंपनी को चलाने के लिए, और वो हमेशा लोगों के लिए फायदा करता है। लेकिन पूंजीवाद में लोग अपना फायदा सिर्फ कमाता है, और समाजवाद में क्या करता है, सारे लोगों को फायदा होता है, सारा समाज का फायदा होता है, देश के हर एक लोगों का फायदा होता है, ठीक है। तो ये होता है समाजवाद। लेकिन साम्यवाद क्या है, साम्यवाद और समाजवाद दोनों एक ही है। साम्यवाद में भी क्या होता है, जितने भी सारे कंपनी होता है उसका मालिक सरकार ही होता है। लेकिन साम्यवाद में थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस है। पहले आप लोग ये समझ जाएं कि पूंजीवाद में क्या होता है, किसी एक के हाथ में होता है और वो किसी एक व्यक्ति के फायदा होता है। समाजवाद क्या होता है, पूरा समाज का फायदा होता है। और साम्यवाद में भी क्या, पूरा समाज का फायदा होता है, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद में दोनों का मालिक जो होता है वो सरकार होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो पूंजीवाद है उसमें संघर्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब वो मान लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंपनी है तो वो हमेशा अपना फायदा चाहेगा, और जो गरीब लोग हैं उनको फायदा होगा नहीं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दोनों लोग के बीच में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। लेकिन समाजवाद में संघर्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता समाजवाद में संघर्ष, क्योंकि इसका जो फायदा होता है वो सभी लोगों को मिलता है, इसलिए संघर्ष नहीं होता। लेकिन समाजवाद और साम्यवाद तो एक ही है। फिर साम्यवाद में संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद तो एक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें कुछ डिफरेंसेस है। साम्यवाद में संघर्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि साम्यवाद में मानना ये होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, साम्यवाद में लोग ये मानते हैं, मैं समाजवाद का बात नहीं कर रहा हूँ, साम्यवाद का, कि साम्यवाद में लोग ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, सरकार उन्हीं को मदद करता है, गरीब को सरकार मदद नहीं कर रहा है। जो सरकार होते हैं वो बड़े लोगों को ही मदद करते हैं और गरीब को मदद नहीं करते। इस सिचुएशन में गरीब और अमीर के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो जाता है, और ये लड़ाई हमेशा चलते रहता है, ठीक है। ये हमेशा लड़ाई क्या होता है, चलते रहता है। ऐसा कौन मानते हैं, साम्यवाद मानते हैं कि जब सरकार बड़े लोगों को मदद करेंगे तो हमें और जो छोटे लोग होते हैं उनको मदद नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं अमीर और गरीबों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो जाता है और ये हमारा संघर्ष उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो ये था साम्यवाद। अब एक और टॉपिक बताना था, पूंजीवाद में क्या होता है। पूंजीवाद में आप लोग जितना कमाएंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी में चले गए तो पूंजीवाद में क्या होगा, जितने कमाएंगे उतना पैसा मिलेगा। समाजवाद में क्या होता है कि आप जितना काम करते हैं उतना आपको पैसा मिलता है, ठीक है। आप जितना पढ़े लिखे हैं, जितना आप काम कर सकते हैं उतना आपको पैसा मिलेगा। समाजवाद का ही रूल है, सरकार का ही नियम है कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको ज़्यादा बड़ा जॉब लगेगा, ठीक है। और साम्यवाद में थोड़ा सा उल्टा है। साम्यवाद में क्या होता है, अगर पैसों की बात किया जाए तो आपको काम जितना मर्जी उतना कराया जा सकता है, लेकिन पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका ज़रूरत है। अगर आप 500 रुपये में महीना में पूरा खा पी ले रहे हैं तो आपको 500 ही मिलेगा, चाहे आप लाख रुपये का काम क्यों ना क्यों, लेकिन आपको 500 मिलेगा, क्योंकि आपका 500 में पूरा घर परिवार चल रहा है। तो साम्यवाद में क्या होता है, काम जितना भी करो आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना आपको खाने पीने भर हो जाता है। अगर 500 में आपका पूरा परिवार संभल रहा है तो 500 ही मिलेगा। लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं है। समाजवाद में क्या, आप जितना भी काम करते हो उतना आपको पैसा मिलेगा, चाहे आप पैसा फेंक तो चाहे रखो। समाजवाद में कि जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। तो समाजवाद और साम्यवाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत फर्क है। बस आपको तीनों में अब ये समझ के चलना है कि तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, अच्छा कौन है। तो समाजवाद अच्छा है पूंजीवाद और साम्यवाद से, ठीक है। पूंजीवाद और साम्यवाद से सबसे अच्छा कौन है, समाजवाद अच्छा है। बस यही तो आपको समझना है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं समझे तो बस आपको ये समझना है कि पूंजीवाद और साम्यवाद से सबसे अच्छा कौन है, समाजवाद है। बस आपको इतना ही समझ के चलना, टॉपिक सारा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए अब हम आ रहे हैं पूरा टॉपिक पर, अब आपको आसान तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आज का क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने समाजवाद पढ़ा कि पूंजीवाद और साम्यवाद से सबसे अच्छा कौन है, समाजवाद है। तो यहाँ पे मुझे लोकतांत्रिक समाजवाद, ना कि सिर्फ समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा देना कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है और इसके मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करें। तो इसके ऊपर के टॉपिक में पहले आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए लोकतांत्रिक मीन्स क्या होता है, जहाँ पे हमारा लोगों का शासन हो, जो लोग बोलेंगे वही सरकार करेंगे, ना कि राजा का शासन हो, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब क्या, एक अच्छा शासन जो हर एक देश के लोगों का क्या हो सके, कल्याण हो सके, लोगों को फायदा मिल सके, ना कि किसी एक का। पहले क्या होता था, राजतंत्र होता था, राजा का शासन होता था। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद का बात किया, मतलब लोकतंत्र में रह करके समाजवाद का विकास करना। समाजवाद मतलब क्या, सरकार हमेशा समाज का विकास करेगा और सरकार के हाथ में क्या होगा, सारा कंपनी होगा, तो सरकार क्या करेगा, विकास करेगा। तो लोकतंत्र के रास्ता पर, लोकतांत्रिक के रास्ता पर, ना कि राजतंत्र के रास्ता पर। लोकतांत्रिक मतलब क्या, लोगों के अनुसार समाजवाद का विकास करे, समाज का विकास करे, वही तो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है।
तो यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। तो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर, लोकतांत्रिक मार्ग मतलब समझ रहे हैं कि लोकतंत्र मतलब होता है कि अगर कुछ भी मार्ग को अगर आप अपना रहे हो लोकतांत्रिक के रास्ते पर रह करके, तो निश्चित सी बात है कि हर एक जनता को फायदा होगा। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो लोकतांत्रिक के आधार पर, लोकतांत्रिक के रास्ते पे, तो लोगों को तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद का आशय ये है कि लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर, यानी कि लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाकर ऐसे समाज की स्थापना जो स्थापना होने के बाद, यानी कि अगर आप समाजवाद का स्थापना कर रहे हैं और लोकतांत्रिक के रास्ते पर को अपनाकर समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं, तो अगर समाजवाद का अगर स्थापना हो जाता है तो वह लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही अपने समस्त कार्य करें। ठीक है, समझ रहे आप लोग मेरे बातों को? ठीक है, कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होती है कि लोकतांत्रिक समाजवाद जो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ऐसे समाजवाद की स्थापना करे जो स्थापना होने के बाद भी लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही अपने समस्त में पूरा कार्य करे, ना कि वो लोकतांत्रिक समाजवाद बन गया और दूसरे तरीके से काम करे। अगर समाजवाद लोकतंत्र के माध्यम से ही काम करता है तो वो लोगों को फायदा होगा, और यही हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डेमो दिया, लेकिन इसका जो स्पेशली आंसर है वो नीचे से। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं अगर इस टॉपिक को समझ में आ जाता तो, अगर नहीं समझ में आता तो नीचे बहुत अच्छे तरीके से समझा रखें, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नीचे है कि यह विचारधारा, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद, यह विचारधारा लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाहती है। निश्चित सी बात है कि जो समाजवाद होता है वो पूरा देश का, पूरा समाज का क्या चाहती है, भला चाहती है। तो ये लोकतंत्र को भी और समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, समाजवाद समाज से संबंधित है, निश्चित सी बात है समाजवाद समाज से संबंधित है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य करती है। और समाजवाद हमेशा चाहती है कि एक न्यायपूर्ण, न्याय रूप से, ठीक है, क्या मिले, सभी लोगों को फायदा मिले और न्यायपूर्ण तरीके से समाज की स्थापना करती है। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा अधिकार दे दिया, किसी को कम दृष्टि से देखना, किसी को उच्च दृष्टि से देखना, ऐसा नहीं। समाजवाद समाज से संबंधित है और यह न्यायपूर्ण, न्याय रूप से समाजवाद क्या करते हैं, समाज की स्थापना करती है। ठीक है, और समाज में कार्य करती है। अब यहाँ से देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपका आंसर यहाँ से है, क्योंकि क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आप लोग ग्रेजुएशन में चले गए हैं, तो हर एक टॉपिक्स का जितनी भी सारी चीज़ों का परिभाषा आता है वो हर एक विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषा देता है, तो सभी का परिभाषा को लिखना होता है। ठीक है, क्लास 10th वगैरह में क्या होता है, किसी एक परिभाषा को लिख देते काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने सारे विद्वान ने अलग अलग परिभाषा दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कौन सा विद्वान ने क्या क्या इसका परिभाषा दिया। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है जो अलग अलग विद्वानों ने दिया है। ठीक है, आसान सा टॉपिक से याद हो जाएगा आपको कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या परिभाषा दिया वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को एक छोटा से छोटा, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंचना। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद वो समाजवाद होती है जो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को, जो राजनीति का शक्ति होता है सो और आर्थिक का शक्ति होता है सो, किसी एक छोटा से छोटा, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंचना। मतलब सिर्फ जो राजनीति का फायदा होता है ना, और जो आर्थिक शक्ति, आर्थिक मतलब होता है पैसा। ठीक है, और जो पैसा की जो शक्तियाँ होती है वो सिर्फ छोटे से छोटे गरीबों से गरीबों तक अगर पहुँच जाता है। ठीक है, अगर राजनीतिक और आर्थिक यानी पैसे जो ये सब चीज़ें होती है वो अगर छोटे से छोटे, गरीब से गरीब वर्गों तक अगर पहुंच जाती है तो वही हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये कहता है जवाहरलाल नेहरू कि अगर छोटे से छोटे लोगों तक हर एक फायदा पहुंच रहा है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाता है। ठीक है, तथा जन सहमति के तरीकों को, देखिए जन सहमति मतलब क्या, हर एक जन को, हर एक लोगों के सहमति के तरीकों को अपनाकर, ना कि किसी बल के द्वारा स्थापित किया गया न्यायपूर्ण व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। जो हमारा जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना ये है कि अगर आप बल के माध्यम से, अपने पावर के माध्यम से समाज में कोई कानून जबरदस्ती लागू कर देते हो तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है, बल्कि लोगों की बातों को सुन करके, लोगों को हर एक प्रॉब्लम को सुन करके अगर आप क्या करते हैं, समाज का विकास करते हैं, समाज में कोई नियम कानून बनाते हैं तो वो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। ना कि लोगों को दबा करके जबरदस्ती बोल करके कोई कानून बना दो। सभी लोगों को बात सुन करके अगर आपको कानून बनाते हैं तो वो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। ठीक है, ऐसा कहना है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अर्थात इनका मानना था कि छोटे से छोटे तबकों के लोगों को बात को अपनाकर तथा सहमति देना और उनका आर्थिक रूप से विकास करना ही समाजवाद कहलाता है। ठीक है, कि छोटे से छोटे लोगों को बात मान कर अगर कोई विकास कर रहे हैं, आर्थिक मीन्स पैसा के रूप में, आर्थिक मीन्स पैसे के रूप में विकास करना, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। ठीक है, हमारा देश तभी विकास करेगा जब हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा हो। आर्थिक मतलब पैसे रूप से अगर हमारा देश अच्छा है तो हमारा देश विकास करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि राम मनोहर लाल के अनुसार क्या कहा, कि राम मनोहर लाल ने लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या कहा। तो यहाँ पे देखेंगे राम मनोहर लाल के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद,
तो लोकतांत्रिक समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिए। देखिए अभी हम लोगों ने देखा है कि जो आज के हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, वो धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, साम्यवाद को और पूंजीवाद को अपनाते जा रहा है, क्योंकि सारा चीज़ प्राइवेट होते जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं लोग अगर काम करते हैं तो उसमें मनमानी ढंग से पैसे नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं राम मनोहर लाल के अनुसार ये कहा कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, साम्यवाद, अभी मैंने आपको बता दिया, साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य मतलब साम्यवाद के पैसों के बारे में जो लक्ष्य है सो, और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिया। ठीक है, और लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य होता है कि जो ये साम्यवाद आर्थिक लक्ष्य को अपनाया सो और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपनाया सो, ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब दोनों के बीच में एक रिलेशन उत्पन्न करना कि ये कहीं कोई गलत ना करे, ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। ये सामंजस्य क्या होता है, जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों लोगों को हम शांत करने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों लोगों के बीच में हमने क्या किया, सामंजस्य स्थापित किया। मतलब लड़ाई जो कर रहा था मैंने दोनों को शांत किया, मतलब सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, तो जो साम्यवाद, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि राम मनोहर लाल ने क्या कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है कि जो साम्यवाद होता है सो और पूंजीवाद के बीच में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है, ऐसा कहा राम मनोहर लाल ने। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर के अनुसार क्या कहा। ठीक है, न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर के अनुसार आप लोग यहाँ पे 3 लोगों ने कहा है लोकतांत्रिक समाजवाद का परिभाषा दिया था, आप लोग 2 का भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कहा, इसने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। मतलब इसने ये कहा कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, वो क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य मीन्स सरकार, यानी कि जो सरकार हमारा लोगों के लिए कल्याणकारी का काम करता है, लोगों के भलाई के लिए काम करता है, उस सिद्धांत को लोग क्या करते हैं, अपने व्यवहार में उसको अपनाते हैं। वही तो हमारा क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब सरकार जैसे जैसे कहते हैं हमारे समाज में वैसा नियम लागू होता है, और सरकार वही काम कहती है जो लोग कल्याणी हो, लोगों के लिए भला हो। ठीक है, और उसे क्या करते हैं, लोग अपनाते हैं। और इन मुख्य भावना यह है कि व्यक्तियों को सामाजिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। और इनका ये कहना है कि जब सरकार हमारे लिए अच्छा काम करती है तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमारे जो सामाजिक दायित्व है, समाज का जो कानून है, उससे क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ऐसा कौन कहा, न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर ने कहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नीचे। अगर एक पंक्ति में लोकतंत्र समाजवाद का अर्थ देखें तो देखिए अभी तक आप लोगों ने देख लिया थी कि तीनों लोगों ने क्या किया। अगर हम एक पंक्ति में एक लाइन में अगर देखें लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ, तो ये होगा कि लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाकर, मतलब लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाकर आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की स्थापना। मतलब आर्थिक रूप से न्याय, आर्थिक मतलब पैसे के रूप में न्याय कि एक गरीब को ज़्यादा मिल रहा है, कम अमीर को कम मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो भी आर्थिक का फायदा हो, यानी पैसे के रूप में फायदा हो, उस क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, मतलब अच्छे रूप से होना चाहिए। और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, मतलब लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाकर आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की स्थापना करना ही हमारा क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। ऐसा नहीं कि सामाजिक में देखा जाए तो बड़े लोगों को ज़्यादा दर्जा दिया जा रहा है और छोटे लोगों को कम दर्जा दिया जा रहा है। और आर्थिक न्याय में क्या देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि बड़े लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है कोई नौकरी में तो छोटे लोगों को कम पैसा मिल रहा है नौकरी में, नहीं, बिल्कुल समान तरीका से होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद के मुख्य सिद्धांत, क्योंकि इसमें परिभाषा देने के बाद मुख्य सिद्धांत का वर्णन करना था। मुख्य सिद्धांत में मतलब क्या कि लोकतांत्रिक समाजवाद से आपने क्या क्या सीखा, लोकतांत्रिक समाजवाद कौन सा चीज़ों को अपनाता है, कौन सा चीज़ों को इसने गलत कहा, कौन सा चीज़ों को एक्सेप्ट किया, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद के मुख्य सिद्धांत में। ठीक है, तो देखिए इनके सिद्धांत में जो हमारा नंबर 1 पर आ रहा है वो क्या है, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध। देखिए हम पढ़ रहे हैं समाजवाद, और समाजवाद से दोनों हट करके था, अब आपको टॉपिक समझ में आएगा। जो हम पढ़ रहे हैं समाजवाद के बारे में, और समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से क्या था, हट करके था। तो पहला है कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करता है, कौन करता है, समाजवाद। ठीक है, अब कैसे विरोध करता है सो देखिए। लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का समान रूप से विरोध करता है। जब तक आप लोग तीनों टॉपिक्स को नहीं समझेंगे, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, तब तक ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करते हैं, यानी कि समान रूप से क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इनका मतलब क्या करते हैं, इनका खंडन करना चाहते हैं, इनका समाप्त करना चाहता है पूंजीवाद और साम्यवाद को। कौन समाप्त करना चाहता है, समाजवाद, ताकि पूंजीवाद और साम्यवाद ना रहे और लोगों का जो तकलीफ होता है वो तकलीफ ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का कहना है कि पूंजीवाद समानता नहीं बल्कि असमानता तथा लोगों के प्रति शोषण फैलाता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। और पूंजीवाद अपना लाभ देखता है, ना कि लोगों का कल्याण का। ठीक है, नेक्स्ट, और इतना ही नहीं,
इतना ही असमानता जो है वो साम्यवादी में भी है। जितना पूंजीवाद में असमानता है उतना ही असमानता साम्यवादी में भी है, क्योंकि साम्यवाद जाति धर्म पर भेदभाव करता है। आप लोगों ने बताया था साम्यवाद क्या होता है कि इनका कहना है कि बड़े जाति का जो बड़े धर्म के लोग होते हैं, बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, सरकार उन्हीं को मदद करता है और छोटे वर्गों को सताया जाता है। और इस कंडीशन में बड़े और छोटे धर्म के बीच और बड़े अमीरों और बड़े छोटे अमीरों के जो गरीब लोग होते हैं उसके बीच में क्या होता है, लड़ाई उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं साम्यवाद जो है वो जाति धर्म पर भेदभाव करती है। और यहाँ दो प्रकार के लोग होते हैं, पहला जो बड़े होते हैं उसे अमीर और जो छोटे होते हैं वह गरीब। और राज मीन्स देश, यानी कि राज मीन्स जो सरकार है वो सरकार अमीरों को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में असमानता फैलता है। क्या फैलता है? असमानता फैलता है। और साम्यवाद में संघर्ष का बात भी चलता है। और साम्यवाद में संघर्ष का बात चलता है क्यों? क्योंकि छोटे और बड़े लोगों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो संघर्ष का बात तो चलता ही चलता है। दूसरा, सर्वाधिकारवाद का विरोध। हमेशा जो समाजवाद है वो सर्वाधिकार मतलब क्या, जो भी व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा अधिकार है उनका विरोध करता है समाजवाद। और क्या कहता है कि सभी लोगों को, चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? समाजवाद कहता है। तो समाजवाद सर्वाधिकारवाद का विरोध करता है। सर्वाधिकार मतलब जिसको सबसे अधिक अधिकार है उसका विरोध करता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का सबसे प्रमुख लक्षण यह दिखाई देता है कि ये सर्वाधिकारवाद के सभी रूपों का घोर विरोध करता है, क्योंकि इनका मानना है कि इससे सभी लोगों तक स्वतंत्रता तथा उनका अधिकार नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, नहीं पहुंच पाता है या तो नहीं पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि इनका कहना है कि सभी लोगों तक अधिकार नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो भी लोगों को सबसे ज़्यादा अधिकार है उनका समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सभी समाज में एक जैसा सभी लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। उसका मानव एक नैतिक प्राणी है। समाजवाद का क्या कहना है कि मानव एक नैतिक प्राणी है। मानव कोई गलत प्राणी नहीं है बल्कि एक नैतिक प्राणी है। नैतिक मतलब क्या होता है कि जो मानव होता है ना वो कोई गलत काम नहीं करता है। मानव अपना जीवन को चलाने के लिए कुछ काम करता है। और बहुत लोग क्या कहते हैं कि मानव एक लाभकारी प्राणी है, वो लाभ के पीछे दौड़ता है। और मानव हमेशा अपना स्वार्थ हो चुका है, मानव अपना देखता है, समाज को नहीं देखता है। तो इसका समाजवाद का कहना है कि बिल्कुल ही गलत है। मानव ऐसा कुछ नहीं है। मानव एक नैतिक प्राणी है, मतलब जो उसको अपना खाने पीने का जरूरत होता है बस वही करता है, कोई गलत काम नहीं करता। जो उसको बोला जाता है वही किया जाता है। अगर सरकार बोल रहा है कि आप लोगों को लिए ये अच्छा काम है, आपको ये करना पड़ेगा, तो इन लोग भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए भला का काम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाजवाद का कहना है कि मानव एक नैतिक प्राणी है। मानव कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता जो कोई गलत हो, बल्कि नैतिक रूप से नैतिक काम करते हैं, नीति संबंध काम करते हैं। ठीक है, ये होता है नैतिक प्राणी। वो नैतिक प्राणी में समझाओ अच्छा प्राणी है। ठीक है, तो मानव एक अच्छा प्राणी है। लोकतांत्रिक समाजवाद मानव जात को एक नैतिक प्राणी का मानता है, जबकि पूंजीवाद मानव को आर्थिक प्राणी मानता है। जब पूंजीवाद क्या कहता था कि मानव सिर्फ आर्थिक यानी पैसों के रूप में बह जाता है, पैसों सिर्फ कमाना चाहता है, बल्कि ऐसा नहीं कहता। ठीक है, और कहता है कि मानव लाभ या दंड के भय से ही कोई काम करता है या नहीं करता है। और पूंजीपति का क्या कहना है पता है कि मानव जो होता है ना वो लाभ के पीछे या तो फिर दंड के पीछे, मतलब लाभ के पीछे ही कोई काम करता है या तो फिर नहीं करता है। और दंड मतलब कहीं ये गलत काम ना कर जाए इसके लिए इससे दंड मिलेगा, इसके लिए ही वो डरा हुआ रहता है और कोई गलत काम नहीं करता, नहीं तो ये गलत काम कर जाता है। ऐसा कौन कहता है? पूंजीवाद। जबकि समाजवाद कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मानव एक अच्छा प्राणी है और ये भी देखता है कि कौन गलत है और कौन सही है। जबकि पूंजीवाद कहता है कि नहीं, ये लाभ के लिए या तो फिर कोई भी गलत कामों को करने से डरने के लिए कोई काम करता है या तो फिर कोई काम नहीं करता है। ठीक है, जबकि साम्यवाद भी मानव को आर्थिक प्राणी मानता है। जबकि साम्यवाद भी क्या मानता है? मानव को आर्थिक प्राणी मानता है कि पैसों के पीछे दौड़ता है। और इनका कहना है कि हिंसा, भय या आतंक जैसे ही तत्वों के आधार पर ही कार्य किया जा सकता है। और इनका मानना क्या था कि छोटे लोग और बड़े लोग जो क्या होते हैं हमेशा कार्य जो हमारा संघर्ष होता है उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग को ज़्यादा अधिकार मिलता है, छोटे लोग को कम अधिकार मिलता है। और ये दोनों के बीच लड़ाई उत्पन्न होते रहता है और जब तक लड़ाई उत्पन्न नहीं होगा तब तक छोटे लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ये हमेशा जो साम्यवाद है वो हमेशा लोगों को क्या मानता है? संघर्षकारी लोग मानता है। कहता है कि लोग जो होते हैं संघर्षकारी लोग होते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक है, जबकि समाजवाद ऐसा नहीं मानता और मानव नैतिक प्राणी के विकास पर बल देता है। समाजवाद क्या कहता है कि बिल्कुल मानव ऐसा नहीं है, मानव को संघर्षकारी आदमी नहीं है, बल्कि मानव एक नैतिक प्राणी है, अच्छा प्राणी है जो विकास। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो इसके विकास पर बल देता है। किसके विकास पर? मानव नैतिक प्राणी के विकास पर। ठीक है, इसका PDF चाहिए आप लोग को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है,
धर्म और नैतिकता पर आधारित। अब यहाँ पे देखिए धर्म और नैतिकता पर आधारित क्या कहा, नैतिकता मीन्स अच्छा प्राणी पर, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं कि मानव जीवन में धर्म और नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जो धर्म होता है और नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने धर्म को अच्छे रूप से मानते हैं और अच्छे रूप से चलते हैं, ठीक है। और नैतिकता पर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था, जितनी भी सारे दुनिया में सामाजिक व्यवस्था है, वो धर्म और नैतिकता पर ही टिका हुआ है, ठीक है। और अगर इसे मिटाने का कोशिश किया जाए कि सभी लोगों का धर्म को, इनकी व्यवस्था को मिटा दिया जाए, तो पूरा दुनिया ढह जाएगी, आने की बह जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी, पूरा समस्त व्यवस्था ढह जाएगी। ऐसा कौन कहता है? लोकतांत्रिक समाजवाद। पांचवा पॉइंट, अब मैंने बहुत सारा पॉइंट दे रखा है, आप लोगों को कुछ भी समझ में आता लिख दे, एक आधो पॉइंट छूट भी जाता है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य में विश्वास। लोकतांत्रिक समाजवाद लोगों का मानना है कि वर्ग, जो अलग अलग लोगों, अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग होते हैं, वो लोग जो संघर्ष करते हैं ना, वो संघर्ष के बजाय क्या हो जाए, उन लोगों के बीच अगर सामंजस्य मीन्स क्या, शांति अगर स्थापित किया जाए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मानना है कि वर्गों के बीच संघर्ष के बजाय अगर उन वर्गों के सामंजस्य मतलब शांति किया जाए तो मानव का कल्याण होगा, क्योंकि पूंजीवाद वर्ग और मजदूरों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जो एक गर्मा वातावरण का उत्पन्न करता है, जो एक गर्म मारम पीटी का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसे शांति के लिए दोनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक समझा जाना चाहिए, कि जो लोग लड़ाई करते हैं उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, शांति स्थापित करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? समाजवाद कहता है। निश्चित सी बात है, ऐसा कौन कहेगा? समाजवाद कहेगा, क्योंकि समाजवाद क्या करता है? समाज के लिए काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं छठा पॉइंट, राष्ट्रीयकरण के आधार पर समाजीकरण पर बल देना। जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, पहले इसने राष्ट्रीयकरण पर क्या दिया? बल दिया, राष्ट्रीयकरण पर। फिर इसने राष्ट्रीयकरण को गलत साबित किया और समाजीकरण पर बल दिया। ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, उस पर सरकार का क्या होता है? नियंत्रण होता है। बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और समाजीकरण में क्या होता है कि जो निजी है सो, जो निजी उद्योग है सो भी, और जो सरकार का उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग है सो, यानी प्राइवेट और जो सरकारी दोनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। और राष्ट्रीयकरण में क्या होता था? सिर्फ सरकार वाला ही जो कंपनी होता था उसमें सरकार का ही फायदा होता था। तो देखा गया कि जो राष्ट्रीयकरण है, जिसमें सिर्फ सरकार का उद्योग पर ही सरकार का नियंत्रण है, उसमें आर्थिक फायदा, आर्थिक स्थिति यानी कि पैसा को जो स्थिति वो कम फायदा हो पा रहा है। लेकिन अगर वही समाजीकरण मतलब जो निजी कंपनी है सो भी और सरकारी कंपनी है सो भी, ठीक है, जब दोनों पर सरकार का नियंत्रण होगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि राष्ट्रीयकरण को समाप्त कर दिया जाए और समाजीकरण पर बल दिया जाए, ठीक है। तो पहले तो लोकतांत्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण को अपनाने का बात कहा, लेकिन बहुत ही जल्द इसके जगह पर समाजीकरण को अपनाने का बात कहा गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीयकरण से सभी प्रकार की आर्थिक समस्या का समाधान नहीं हो सकती थी, क्योंकि राष्ट्रीयकरण से सभी प्रकार के आर्थिक मतलब पैसों की समस्या का उत्पन्न नहीं हो सकता था, क्योंकि राष्ट्रीयकरण का स्वामित्व सिर्फ सार्वजनिक उद्योगों पर ही नियंत्रण होता था। क्योंकि जो राष्ट्रीयकरण होता था ना, उस टाइम क्या होता था, जो जितने भी सारे काल कारखाना उद्योग है उसमें सिर्फ सरकार को नियंत्रण होता था। किस पर? जो सरकार का कंपनी है उसी पर सरकार का नियंत्रण होता था। लेकिन समाजवाद क्या है कि समाजवाद में जो सरकार, जो प्राइवेट चीज़ है सो भी और सरकारी चीज़ है सो भी, दोनों पर सरकार का फायदा होगा। तो निश्चित सी बात है कि ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जबकि समाजीकरण में उद्योग चाहे निजी हो या सार्वजनिक हो, उस पर नियंत्रण राज्य का ही होगा, तो ज़्यादा फायदा होगा। निजी कंपनी से भी फायदा होगा और जो सरकार का खुद कंपनी उससे भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो लोकतांत्रिक समाजीकरण है वो राष्ट्रीयकरण को समाप्त करना चाहता है और किसको लाना चाहता है? समाजीकरण का, क्योंकि समाजीकरण से ज़्यादा फायदा होगा राज्य को, देश को, ठीक है। अब निजी संपत्ति को समाप्त करने का स्थान पर सीमित। देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि जो निजी संपत्ति है उसको समाप्त नहीं करो, बल्कि उसको कम मात्रा में कर दो, यानी कि ज़्यादा मात्रा में करोगे तो लोगों को हानि होगा। इसलिए जो निजी संपत्ति है उसको ज़्यादा बड़ा मत फैलाओ, हल्का मतलब रखो, उसको छोटा रूप में रखो ताकि लोगों को फायदा हो सके। और अगर सारा का सारा पता चले निजी संपत्ति हो गया तो लोगों को फायदा नहीं होगा। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद ये नहीं कहता कि निजी संपत्ति को पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर दो। इनका ये कहना है कि जो निजी संपत्ति लोगों को फायदा के लिए काम करती है उसे रहने दिया जाए, और जो निजी संपत्ति सिर्फ अपना फायदा को देखती है उसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो जहां पूंजीवाद क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक होगी दोस्तों, सॉरी। देखिए तो हम लोग कहाँ पे देख रहे थे? यहाँ पे, ठीक है। निजी संपत्ति को समाप्त
किस स्थान पर सीमित, ठीक है। जहाँ पूंजीवादी निजी संपत्ति को रहने देने का बात करती है कि पूंजीवाद कहता है कि निजी संपत्ति रहने दिया जाए, वहीं समाजवाद उसे समाप्त करने की बात नहीं करती है। ये नहीं कहता है कि समाप्त कर दो, बल्कि सीमित मात्रा में रखने का बात करती है। समाजवाद का कहता है कि बड़े बड़े उद्योग पर सरकार के नियंत्रण होना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और जिस उद्योग में आम मानव का शोषण नहीं होता है उसे रहने दिया जाए, और लेकिन जिस उद्योगों में मानव का लोगों, छोटे छोटे लोगों का शोषण होता है, उन्हें कष्ट मतलब दिया जाता है, उसे पैसा नहीं दिया जाता है, उसे नष्ट किया जाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम सभी वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको निष्कर्ष लिखना आती है, आवश्यक है, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष मीन्स होता है कि ऊपर आपने क्या पढ़ा उसको 2-3 लाइन में बता देना है। तो उपरोक्त लिखी गई बातों से इस बात का पुष्टि होती है कि पूंजीवाद के विचारधारा से कहीं हटकर समाजवाद का विचारधारा है। निश्चित बात है, जहां पूंजीवाद अपना लाभ को पर ध्यान देता है, वहीं समाजवाद समस्त यानी पूरे लोगों के लाभ पर ध्यान देता है। और पूंजीवाद वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, वहीं समाजवाद संघर्ष को कम करने का कोशिश रहती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको, अगर मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, कुछ भी दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगले बार मैं वो गलती को ना करें और आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझा सकें। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF ऑलरेडी डाल दूंगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।